क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग अपने फर्स्ट डिवीजन के तीसरे वीडियो में उपस्थित हैं और इस चैप्टर का जो ये लास्ट वीडियो रहेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और जो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें का क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग। कहने का मतलब है अगर एक हमारे पास परिमेय संख्या है उसका एक परिमेय संख्या के साथ अगर हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक परिमेय संख्या आता है। हमको याद रखना है जब कभी भी जब हम एक बात ध्यान रखते हैं, जब भाग देते हैं तो शून्यतर संख्या लेते हैं। दूसरी बात, जब हम एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो या तो अपरिमेय संख्या होता है या एक परिमेय संख्या होता है। तो कहने का मतलब है जब हम एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे या गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो भागफल, योगफल, अंतर और गुणनफल होता है वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। इसके बाद में जब हम किसी परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो जो हमेशा है वो एक अपरिमेय संख्या आती है। और इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लास्ट वाले पर तो पूछा गया है क्वेश्चन कि जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव क्या होता है। ऐसे करके पूछा गया है, बस हमें इतना याद रखना है जब गुणनफल की बात कहेगा तो जो हमको परिमेय संख्या लेनी है वो हमको शून्यतर वाली नहीं लेनी है। कहने का मतलब है शून्य नहीं लेना है और उसके अलावा कोई भी संख्या ले लेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम शून्य से भाग दे देंगे किसी भी संख्या को तो कहा जाता है जीरो आ जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा चुका है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि अपरिमेय, कहने का मतलब है जैसे एक परिमेय संख्या है और उसमें एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ दें तो कहने का मतलब है जो तो हमारा योगफल आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो जो आज का टॉपिक है आज बहुत ही खास टॉपिक है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपरिमेयता कैसे सिद्ध करेंगे। और जो अपरिमेयता होती है वो 5 प्रकार के सवालों में हो सकती है। कहने का मतलब है उसके टोटल 5 प्रकार हो सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ बातों को जानेंगे, उसके बाद में हम उसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ा रटने वाला है प्रोसेस। हालांकि रटने वाला प्रोसेस जरूर है, लेकिन अगर इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो हमारे सवाल हो सकते हैं वो इस टाइप से हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर एक सिंगल अपरिमेय संख्या को देकर हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, एक हमको क्या करना है, एक परिमेय संख्या ले लेना है और उसमें एक अपरिमेय संख्या जुड़ी होगी या घटी होगी, या तो जोड़ दे देंगे या घटाना दे देंगे और आपसे कहा जाएगा सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। या ऐसे करके हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि आपको एक संख्या दे दी जाए परिमेय और एक अपरिमेय और आपसे कहा जाए कि भाई तुम इसको सिद्ध करो, ये तो जोड़ वाला हो गया। अब सीधा ऐसे इसमें देख लो कि 5√3 और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि सिद्ध करो भाई। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 5 और √3 ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इनका जो गुणनफल है वो आपको क्या सिद्ध करना पड़ रहा है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ रहा है। और ऐसे ही भागफल का होता है कि एक संख्या परिमेय होगी, उसको अगर अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तो जो उसका भागफल आता है वो क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको हम लोग याद रखेंगे, इस पर सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग
में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि अपरिमेय संख्या आता है कि क्या आता है, तो हम लोग ऐसा याद रखेंगे और इसी के बेस पर जितने सवाल बन सकते हैं 5 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। सभी का एक एक टाइप हम यहाँ पर प्रूव करेंगे और बाकी जितने रहेंगे वो लोग आप लोग अपनी अपनी गेस से या अपने अनसॉल्व पेपर से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें भी अगर किसी को जब डाउट रह जाता है तो इस पे हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे, हम आप लोगों को अलग से बताएंगे। और एक संख्या ऐसे आ सकती है, जैसे मान लो कि 1/√2 है, इसको भी आपको सिद्ध करना रहेगा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है इतने टाइप का सवाल हो सकता है, एक और इसके अंदर 2 और 3, एक और 2 3 और एक 4 एक 5, 5 टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। तो हम सभी में एक एक टाइप देखेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग सभी का एक टाइप देखने के बाद में अपनी अपनी गेसों से इसको हम सॉल्व करेंगे। बस इनको समझना है। तो हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो एक सिंगल संख्या को लेकर हम लोग चलेंगे। जैसे मान लो हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। खूब पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर हम एक सवाल लगवाएंगे इसका और इसके अंदर √3 √5 इन लोगों का सेम प्रोसेस रहेगा, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बात सीख लेते हैं कि अगर कोई संख्या a है वो p² को विभाजित करती है, अगर कोई संख्या है p² को विभाजित करती है तो वही संख्या p को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या किसी वर्ग को विभाजित करती है तो वो जिस संख्या का वर्ग है उसको विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 अगर 5 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 अगर 5 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 को भी विभाजित करेगा। जैसे 3 है, 3 क्या करता है, 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो 3 है वो 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब इस प्रमेय का मतलब यही है कि अगर कोई संख्या है वो संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो कहने का मतलब है वर्ग को विभाजित करती है तो उसको भी विभाजित करेगी जिसका वो वर्ग है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो उसके आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हम पहले आपको बता चुके हैं कि सहभाज्य की मीनिंग क्या होती है। सहभाज्य की मीनिंग क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो हमारे दूसरे या पहले वीडियो में आप लोग देखेंगे, उसमें आपको विस्तार से बताया गया है कि सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और मान लेंगे, और ये चीज जो हम लोग प्रूफ करेंगे इसमें जो इसका प्रूफ होता है वो विरोधाभास से होता है। तो कहने का मतलब है मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये √2 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त यही है कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों p और q दोनों p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक लिख लो या संख्याएं लिख लो, दोनों p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि p और q दोनों क्या है, सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि वो वाले पूर्णांक इनके बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, या इसको ऐसा कह लें कि वो वाले दोनों पूर्णांक या दो संख्याएं जिनको कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को काटती हो। कहने का मतलब कोई ऐसा नंबर ना हो जो p को भी विभाजित करता हो और q को भी विभाजित करता हो। तो इसको लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, तो √2 का वर्ग
बराबर में p अपान क्यू का होल वर्ग, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये p स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको पक्षांतर कर लेंगे, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिखा है, कहने का मतलब जैसे कोई संख्या लिखी है 48 और ये ऐसे लिखा है कि 8 छंग 48, इस टाइप से लिखा है, तो हमको पता है कि गुणनफल के रूप में लिखी है, तो 8 से 48 विभाजित हो जाएगा और 6 से भी 48 क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि p स्क्वायर बराबर लिखा है 2 गुणे क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अगर ये 2 क्यू जो 2 है क्यू को विभाजित करेगा, तो हमको पता है भाई जो 2 है जो कोई संख्या किस संख्या को विभाजित करती है तो संख्या वो उस संख्या के लिए क्या होती है, एक गुणनखंड होती है। तो कहने का मतलब है तो जो क्यू है वो 2 का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्यू है उसको हम एक अलग से उसमें एक पूर्णांक लेकर आएंगे और उसको मान लेंगे कि भाई इसको हम लिख सकते हैं 2m, क्योंकि भाई पता हो गया कि क्यू का एक गुणनखंड 2 है तो उसके गुणनखंड और भी तो हो सकते हैं, केवल 2 ही तो है नहीं, क्योंकि जितनी संख्या लिखते हैं भाई, अगर अभाज्य संख्या मान लो वो चीज रहती केवल अभाज्य तो बात होता था उसका एक ही गुणनखंड होता था, लेकिन यहाँ पर 2 इसका गुणनखंड मिल गया, तो हो सकता है कोई और भी उसके गुणनखंड हो, तो इसको हम एक अलग से जो इसको यहाँ पर मान लेते हैं, अलग से चर ले लेते हैं, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां पे m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब कहने का मतलब है कि ये इसका जो पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब q स्क्वायर का मान जब 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा अरे सॉरी यहाँ पे हमने क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसके गुणे में लिखा था, ये इसके गुणे में लिखा था, तो कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर हो जाएगा और ये p हो जाएगा, कि भाई ये देखो इसके गुणे में लिखा था तो ये p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो ये p को भी विभाजित करेगा। तो p का जो मान होगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान हम जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ ये थोड़ा हो सकता है नीचे ना दिखे आप लोगों को, जैसे ही p का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो जो हमारी समीकरण है वो ये बन जाएगी 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर का मान जो आ गया है वो 2m आ गया है, तो p स्क्वायर का मान जैसा 2m का हम होल स्क्वायर रखेंगे तो ये 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि जो q स्क्वायर के बराबर में लिखा है वो क्या लिखा है 2 गुणे m, तो इसका मतलब है जो 2 है वो q स्क्वायर को क्या करेगा, जो 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर इसको विभाजित करेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि जो 2 है वो 2 को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। जब q को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने माना तो सहभाज्य था, जो सहभाज्य माना था तो यहाँ पर दोनों के भाई गुणनखंड कहाँ से आ गए, दोनों के गुणनखंड कहाँ आ गए, वो भी सेम है, तो इसका मतलब ये सहभाज्य तो रह नहीं गए। अगर ये सहभाज्य नहीं रह गए तो भैया सीधी सीधी संख्या परिमेय कहाँ बची, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो कहने का मतलब है अतः
दी गई दी गई संख्या दी गई संख्या हमारी जो कल्पना का है वो विरोध करती है। भाई जो दी गई संख्या हमारी कल्पना का क्या करती है, अतः दी गई संख्या हमारी कल्पना का विरोध करती है या हमारी अवधारणा का विरोध करती है, जो विरोध करती है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन जो है तो थोड़ा इजी, लेकिन आप चीजों को जानते हैं, थोड़ा लिखने वाला है, लेकिन अगर हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार बस देख लेना है, सीधा सीधा क्या करना है, जो संख्या दी जाए हमको उसको क्या मान लेना है, उन दोनों को, जो संख्या हमको दी जाए उसको मान लेना है एक परिमेय संख्या, और उसके बाद में उसको P अपान Q के रूप में लिखना है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि वो जो हमारी संख्या हो जाएगी वो सहभाज्य गुणांक होंगे दोनों, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में हम पश्चात्तर करके यहाँ पर देखेंगे जो भाई p² है वो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 है वो p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर 2 p² को विभाजित करेगा तो हम लोग प्रमेय से अभी देख कर आए हैं कि अगर 2 जो है p² को विभाजित करता है तो जो 2 होगा वो p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर ये p को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हो गया एक p का गुणनखंड। p बराबर हम क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख कर आए हैं कि जो p का एक गुणनखंड 2 है तो हो सकता है कोई और हो, तो और भी तो गुणनखंड हो सकते हैं, तो उसको हमने मान लिया m, जहां m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और p का मान फिर समीकरण हम 1 में रखेंगे। जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे जो q² है वो 2m² के गुणनफल के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो सकता है कि जो 2 है वो q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अगर ये q² को विभाजित करेगा तो जो 2 है वो q को विभाजित करेगा। इसलिए दी गई जो संख्या है हमारी कल्पना का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए √2 एक संख्या कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसको याद करना है और इजी है, बस आपको थोड़ा इनको कॉन्सेप्ट बना के रखना है इसको दिमाग में, तो ये चीज याद हो जाएगी। अब इस पे जैसे √2 था हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे √3 दे देता, √5 देता, √7 देता, तो इनका जो प्रोसेस रहेगा, इनको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हमको एक संख्या दे दी जाएगी 3√2, कहने का मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको याद रखना है। और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम मान लेंगे हल माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जो हमको सिद्ध करना है बस उसके उल्टा हमको मानना है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपान Q के रूप में, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और Q है जो कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो जो √2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुणे वाली कोई भी संख्या होती तो कहाँ जाएगी, इधर गुणे वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगी। तो
अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये तो एक परिमेय संख्या माने हैं हम ये वाली, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक और अंश हर के रूप में लिखा है, और इसके गुणे में 3 आ गया, तो पूर्णांक की गुणा पूर्णांक से कराते हैं तो क्या आता है, पूर्णांक आता है, और अंश में भी पूर्णांक और हर में पूर्णांक, तो जीरो तो है नहीं, तो कहने का मतलब ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये एक परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय जो संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, और हम ये पहले से जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ P/Q × 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ये कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए जो हमारी अवधारणा थी वो गलत सिद्ध हुई। इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो प्रूफ रहेगा, गुणे में यहाँ पर हमको 5√3 या मान लो कि यहाँ पे 6√7 करके कोई भी संख्या दे दें, तो सॉल्व करने का बस यही तरीका है, बहुत ही इजी है, और ये पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया, कहने का मतलब है दूसरे टाइप का सवाल हो गया। अब उसके बाद में हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या रहेगा, अभी तक हमने क्या देखा, एक अपरिमेय संख्या दे दी गई और सिद्ध करने को कहा गया कि सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में जो दूसरा सवाल हमने देखा उसमें कैसा था, उसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या थी और गुणनफल के रूप में लिखी थी, और आपको सिद्ध करना था ये एक अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं योगफल और अंतर की तरफ। योगफल और अंतर में बस सेम रहेगा, एक तरीका हम इसमें का बता रहे हैं आपको, और एक उसमें का अंतर योग का बता रहे हैं, अंतर का अपने मन से कर लेना, या हम आपको अंतर का बता दें, आप योग वाला अपने मन से कर लेना। जैसे मान लो कि 5 + √3 आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सिद्ध करो ये एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही पुराना प्रोसेस भाई, इनको मान लेंगे, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 5 + √3 बराबर P/Q, जहां P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है, और Q कभी भी क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम क्या देखेंगे कि इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो P/Q और माइनस का, ये प्लस का था, इधर पहुंच गया प्लस का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या हमने लिखी थी मानकर इसको, तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, और ये 5 हो गया, एक ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर हो चाहे वो फल हो, हमेशा एक परिमेय संख्या आती है। तो भाई एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के कैसे बराबर हो सकती है, यहाँ P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। और हम ये जानते हैं कि √3 क्या है, √3 आपकी एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जो हमारी अवधारणा है वो गलत है। अतः हमारी कल्पना
गलत सिद्ध हुई। जो हमने माना था वो गलत मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो रही है। तो कहने का मतलब है अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस की संख्या इधर जाती तो प्लस की हो जाती, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यही लगता। तो यहाँ से, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो आपको थोड़ा लॉन्ग लगा होगा, बाकी जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो बहुत आसान ही रहेंगे, बस पक्षांतर करेंगे और हम देखेंगे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर दिखाई देगी, जो कि एक गलत होता है, क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो माइनस का होगा वो आप लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में इस पर का एक लास्ट सवाल बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 1/√3 और आपसे कह दिया जाएगा कि सिद्ध करो 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही करना है, लिखेंगे हल, फिर लिख लेंगे माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहां P और Q दोनों कैसे हैं? सहअभाज्य। ये जरूर लिखना है आपको, क्योंकि इसी के बेस पर तुम लोग प्रूफ कर किए थे पहला सवाल। यहाँ P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ये जो सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। देखो थोड़ा इसमें प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर हम प्रमेयीकरण करेंगे। 1/√3 √3/√3 बराबर में क्या है? P/Q। तो ऊपर क्या हो जाएगा? √3। ये कितना हो जाएगा? 3। तो P/Q। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो 3P/Q। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाई, जब एक पूर्णांक और पूर्णांक हम गुणा कराते हैं तो एक पूर्णांक आता है, और जब एक पूर्णांक आता है तो अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक। तो और हम ये भी जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो? यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में 3P/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है, ये वाली हमारी जो संख्या दे रखे हैं ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? इसलिए कहने का मतलब है जो हमारी अवधारणा है वो क्या है? गलत सिद्ध हुई। अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कल्पना का विरोधाभास है भाई, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हम एक परिमेय संख्या थी और उसको हमने क्या किया था? उसको परिमेय माना था। परिमेय मान के उसको सॉल्व किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या के कैसे बराबर हो सकती है? इसलिए जो हमारी कल्पना थी वो क्या थी? गलत थी। इस वजह से हमने क्या लिखा? इसलिए 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। अब चाहे यहाँ पे √3 था, रूट यहाँ पे 5 दे देता, √7 दे देता, आपको सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद में क्या होगा भाई, ये हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे।
जल्दी जल्दी से, और उसके बाद में क्योंकि हम लोगों के पेपर भी 1 मार्च से होने वाले हैं, तो इस वजह से इसमें के जितने टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, आते ही आते क्वेश्चन है, वो सारे टाइप हमने करा दिए हैं। अब इसके बाद में आपको अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। और इसके बाद में कल से जो होगी एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम रहेगा बहुपद, और बहुपद में भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर आज ये चैप्टर हमारा जो है समाप्त होता है। इसके बाद में हम कल से बहुपद की क्लासेस लेकर आएंगे, और ये जो वास्तविक संख्याओं का लास्ट लेक्चर था यहाँ पर आज समाप्त होता है। बाकी जो इस पे जितने भी सवाल बनते हैं उन सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछे, हम आपको बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही।